गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, जो कि हम डिटरमिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड्स में सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए भी। जेईई मेंस में तो 100% इक्वेशन आता ही आता है, एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी तुम्हारा बोर्ड के लिए भी अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं तुमको। सॉल्विंग इक्वेशन में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे वो है क्रैमर्स रूल। ठीक, सॉल्विंग इक्वेशन मैट्रिक्स वाले दो तरीके से पूछा जा सकता है। तुमको जो समझ में है तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको दोनों से हो जाएगा ये। ठीक है, एक होता है मैट्रिक्स मेथड और एक होता है डिटरमिनेंट मेथड। हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड से, सॉरी डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक, इससे पढ़ेंगे। ये भी जरूरी है, ये हम इसके बाद वाला कोई एक लेक्चर बनाएंगे उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। ये तुम आज इसको पढ़ लोगे 100% बता रहे हैं, तुम जल्दी जाना जेईई मेंस के क्वेश्चन उठा लेना, एडवांस के क्वेश्चन उठा लेना। अगर ना सॉल्व होते तो नीचे आके कमेंट कर देना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, लेकिन कैसे क्या कॉन्सेप्चुअल होता है एक्चुअली, है ना, इसको तुम ऐसे नहीं याद नहीं कर सकते हो। तो क्रैमर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है क्रैमर्स रूल। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? राइटिंग यार थोड़ी गड़बड़ है इधर, इसमें लिख नहीं पाते ठीक से। क्रैमर्स रूल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा वो हम समझाते हैं पहले। इन्होंने बोला जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो तुमको एक लीनियर इक्वेशन ऐसे दिया गया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1, और a1 b1 c1 कर दिया, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसमें हम क्या करते हैं? सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें सोल्यूशन निकालने का इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कई कई मेथड है सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया या एलिमिनेट कर लिया ऐसे करके। तो इसमें दो तीन केस बन जाते हैं। एक तो ये कि इसमें एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, या फिर नो सोल्यूशन आएगा, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर कॉन्साइड कर जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन आता है। इसमें क्या होता है? नो सोल्यूशन आता है। और इसमें क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो वैसे ही अगर तीन वेरिएबल हो जाए एक्स वाई जेड और इक्वेशन भी तीन हो जाए तो उसमें भी यही सेम माहौल बनेगा, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें भी वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने सोल्यूशन आएंगे। तो क्रैमर्स रूल से उसको हम सॉल्व करके इजिली पता कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल में है क्या? मान लो तुम्हें तीन इक्वेशन दी गई है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इन तीन इक्वेशन है। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, कितने सोल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंस होगा, नॉन कंसिस्टेंस होगा, ऐसे करके बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से इसको जो सॉल्व करने का तरीका होगा, इसमें हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होगा? वो कॉफिशिएंट का डिटरमिनेंट होगा, मतलब जो भी कॉफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट। यानी पहला वाला अगर हम कॉफिशिएंट की बात करें तो इसमें x का कॉफिशिएंट 1 है, y का कॉफिशिएंट b1 है, और z का कॉफिशिएंट c1 है। ठीक, यहाँ देखो यार गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे c1z बराबर d1 कर दो, c2z बराबर d2 कर दो, क्योंकि तीन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं ना, इधर d3 कर दो। ये कॉफिशिएंट है तो यहाँ a1 b1 c1 आ जाएगा। दूसरा वाला इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे a2 कर दो, यहाँ पे b2 और यहाँ पे c2। तीसरा वाला कॉफिशिएंट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे a3, यहाँ पे b3,
और यहाँ पे C3। एक तो ये वैल्यू निकाल लेंगे जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा 1 जिसको हम बोलेंगे। डेल्टा 1 में क्या होगा, इसको तुम मान लो डेल्टा 1 ना मान के इसको हम डेल्टा x बोलते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा तुमको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा कि ये हम डेल्टा x क्यों बोल रहे हैं इसको वो बताते हैं। डेल्टा x हम इसको इसलिए बोले कि जितने भी x के कोफिशिएंट हैं उनके जगह पे कांस्टेंट टर्म इसमें लिख देना इस डिटरमिनेंट में। यानी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे a3। तो ये देखो यहाँ पे पैरेलल ऐसे ही आया ना, देखो वर्टिकल पहले वाले इसमें देखो वर्टिकल पूरा a1 a2 a3 आया है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा x लिख दिया, यानी अब ये वाला गायब करना है, इसके जगह पे जो कांस्टेंट वाले हैं उनको रख देना है। यानी यहाँ पे आ जाएगा d1, यहाँ पे आ जाएगा d2 और यहाँ पे आ जाएगा d3। उसके बाद जो जैसे थे वैसे लिख दो, यानी यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे b3, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2 और यहाँ पे c3। अब हम लिखेंगे डेल्टा y। अब देखो डेल्टा x लिख दिया, डेल्टा y अब तुम लोग समझ गए हो कैसे लिखने वाले हैं। यानी y वाले में अब क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वाले आ जाएंगे, यानी a1 a2 a3 ये तो सेम रहेगा। y वाले कोएफिशिएंट कौन से, b वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा d1 यहाँ पे आ जाएगा d1, यहाँ पे आ जाएगा d2, यहाँ पे आ जाएगा d3, फिर c1 c2 और c3 एज इट इज लिख देंगे, ठीक। और फिर आ जाएगा डेल्टा z, वो भी तुम लोग समझ गए होगे क्या होने वाला है। यहाँ पे a1 a2 a3, इधर b1 b2 b3 और इसमें चेंज हो जाएगा d1 d2 और d3। ये हमने चार चीजें लिख ली, ठीक है। एक को डेल्टा बोलते हैं, एक को डेल्टा x बोलेंगे, एक को डेल्टा y बोलेंगे और एक को डेल्टा z बोलेंगे। सॉरी ये x नहीं होगा, डेल्टा z होगा, ठीक। अब ये निकालने के बाद क्रैमर्स ने क्या बताया कि अगर तुम ये सारी चीजें चारों चीजें निकाल ले रहे हो तो तुमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम इसका डायरेक्ट x y z की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि इन इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो x की वैल्यू तुम डायरेक्ट लिख सकते हो और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा। यानी डेल्टा कौन सा था, वो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स पहला जो लिखा ये है डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z जो हमने एलिमिनेट करके लिखे थे उनके कोफिशिएंट को, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। यहाँ से डायरेक्ट हमको x y और z मिल जाएगा। यही है क्रैमर्स रूल, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले से अच्छे से लिख लो, ये चारों चीजें तुम्हें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू 11, 6x माइनस 8y माइनस z इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से तुम्हें सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब डेल्टा जो लिखने का तरीका है वो बहुत इजी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना 5, x वाले लिख दो पहले 6, 3, अब y वाले लिख दो -7, -8 और 2, फिर 1, -1 और -6, ये आ गया डेल्टा, ठीक है। अब हम लिखते हैं डेल्टा x, लिखने का तरीका सीख रहे हैं, बाकी डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर ही लेंगे हम। डेल्टा x में हमें अब ये जो ये वाले हैं ना, ये x वाले कोफिशिएंट हटा दो, इसके जगह कांस्टेंट डाल दो, यानी 1 1 कांस्टेंट पहले में क्या है 11, 15 और 7, बाकी एज इट इज रख दो, -7, -8 और 2, 1, -1 और -6, ये आ गया डेल्टा x। वैसे ही डेल्टा y लिख देंगे 5, 6, 3, उसके बाद 11, इसके जगह पे अब
कांस्टेंट आएगा 15 और 7, उसके बाद फिर 1 -1 और -6, ठीक है। अब डेल्टा जेड, ऐसे ही डेल्टा जेड लिख देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अब भी देखो पूरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मान लो इसकी वैल्यू आ गई k1, इसकी वैल्यू आ गई है m1, इसकी वैल्यू आ गई है m2, कांस्टेंट ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा अपॉन डेल्टा x, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई है m1 और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई है k1, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। और ये भी कोई कांस्टेंट होगा 2 3 4 -4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m डेल्टा y अपॉन डेल्टा, यानी कितना m2 अपॉन k1, ऐसे और ऐसे ही डेल्टा ऐसे ही z आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालना ही मेन क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ और आएगा, ठीक है, वो हमको सीखना जरूरी है। ये तो बोर्ड के लिए है कि बोर्ड में ऐसे पूछा जाएगा क्रैमर्स रूल से आंसर बताओ, तो हम बता देंगे। लेकिन मेन अपना जो पढ़ना है वो ये नहीं है, वो तो सिर्फ हमने इतना सीख लिया है कि हाँ यहाँ से हमको x, y और z की वैल्यू मिल सकती है बिना इसको सॉल्व किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर वो किससे बनेगा, वो पोर्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस ऐसे करके पूछता है, ठीक। अब जैसे तुम मान लो सॉल्व करने गए और तुम x की वैल्यू तुमने निकाला डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और तुमको दिखा कि भैया डेल्टा तो 0 हो गया। अब डेल्टा 0 हो गया तो x तो नॉट डिफाइंड टाइप से आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, तो इसमें भी वही कहानी हो जाएगा और इसमें भी वही कहानी हो जाएगा। मान लो ये 0 हो गया, डेल्टा x 0 हो गया, तब x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर डेल्टा y भी 0 होगा। ऐसे करके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो पढ़ना है हमको, ठीक है। तो मेन तो पहले हम पढ़ते हैं डेल्टा के बारे में, क्योंकि जिस दिन डेल्टा 0 हो गया उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। तो जिस दिन, अब हम देखते हैं डेल्टा, डेल्टा हमारा क्या था, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक। इसमें हमने क्या देखा, अब डेल्टा जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो डेल्टा 0 आ जाएगा और या तो डेल्टा 0 नहीं आएगा, और कुछ नहीं हो सकता। दो ही चीज हो सकती है, या तो 0 आ जाएगा या तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो क्या क्या हो सकता है, और अगर 0 नहीं आया तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो इसका मतलब है इसमें जो इक्वेशन दिया गया है उसमें यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है। कब होगा, जब डेल्टा 0 ना आए तब यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी यूनिक सोल्यूशन निकालना है तो एक ही कंडीशन है, सबसे पहले तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा 0 हो गया तो फिर यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, और अगर डेल्टा 0 हो गया तो दो पॉसिबिलिटीज इसमें भी है, ठीक है। या तो इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, या तो आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डेल्टा 0 हो गया तो अब हम देखते हैं अब इसमें कैसे कैसे कहानी। अगर यूनिक सॉल्यूशन होना होगा, ठीक है, तो इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन आ सकते हैं। देखो, अगर सॉल्यूशन मिलते हैं ना कभी किसी क्वेश्चन को, तो उसको बोला जाता है ये कंसिस्टेंस है, ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है उसमें। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलते होते हैं तो नॉन कंसिस्टेंट होता है। अब इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन में भी दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो ये कि तीनों वैल्यू 0 हो जाए, x y z बराबर क्या आ जाए 0, तो इसको बोलते हैं बहुत सस्ता, यानी सस्ता सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये भी कंसिस्टेंट होगा, ऑप्शन में होता है कंसिस्टेंसी।
और दूसरा नॉन जीरो हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन होगा और नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब x की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, ऐसे, तो ये नॉन जीरो होगा और ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी अगर तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहला जो तरीका हो सकता है वो ये है कि डेल्टा नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जिस दिन नॉट जीरो होगा, दोनों केस में तुम्हें कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, कंसिस्टेंट। एक में होगा नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कि एक्स वाई जेड में कम से कम एक नॉन जीरो होगा, और इस वाले में होगा तीनों जीरो हो जाएंगे। अब तीनों जीरो हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इन दोनों में, ये तो बहुत सस्ते थे। यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अब आते हैं डेल्टा बराबर जीरो में, या तो नो सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब जिस दिन नो सोल्यूशन होगा उस दिन कहानी ये होगी कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। कम से कम एक, जो डेल्टा एक्स तुम निकाल ले हो अभी, डेल्टा वाई जो ऊपर हमने लिखा है और डेल्टा जेड, उन तीनों में से कम एक नॉन जीरो हो जाए। देखो ध्यान से, डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इन तीनों में कम से कम एक नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो इस केस में नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इस केस में नो सोल्यूशन आएगा। दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई हम फिर से बता दे रहे हैं, ये वही चीजें हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई, ये ऊपर लिखे हुए हैं डेल्टा वाई, ये डेल्टा जेड, इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना और यहीं से पता चलेगा। अब आते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या होगा, तीनों जीरो हो जाएं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा। दोनों केस में कंसिस्टेंसी मिल सकती है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब भी और डेल्टा जीरो हो जाएगा तब भी। लेकिन अगर डेल्टा जीरो है तो फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इनको भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं ना, इनको भी जीरो होना पड़ेगा। अगर ये भी जीरो हो गए तब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा, यानी सारी लाइन कॉन्साइड कर जाएंगी और कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट के लिए तो कम से कम एक सोल्यूशन मिलेगा, तो उसको भी कंसिस्टेंट बोल सकते हो। अगर तुमको नो सोल्यूशन मिल रहा है तो कम ये कहानी होगी कि डेल्टा तो जीरो होगा ही होगा और इन तीनों में से कम एक नॉन जीरो होगा। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में कम से कम एक नॉन जीरो होगा, तो उसमें भी क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें ना, इस वाले केस में थोड़ा सा तुम्हें और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें भी नो सोल्यूशन मिल सकता है। कहानी ऐसे ही होगी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये तीनों जीरो हैं और डेल्टा भी जीरो है, यानी डेल्टा जीरो है तभी तो तुम इस रास्ते से आओगे, और तुम इस रास्ते पे आए तो तुमको ये तीनों भी जीरो मिल गए। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें नो सोल्यूशन मिल सकता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, इसमें भी तुम्हें नो सोल्यूशन मिल सकता है, इसमें स्टार बना देना ऐसे करके, क्योंकि ये भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस हो गई तीनों ना, तब भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पैरेलल लाइंस को तुम्हें देख के ही पता करना पड़ेगा। ठीक, और कोई चांस नहीं उसमें कि तुम और कुछ कर सकते हो, देख के ही पता करोगे। अब देख के कैसे पता करोगे, मान लो एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस जेड बराबर 3 और एक है 4x माइनस 6y प्लस 2z बराबर 4, ऐसे कर दिए या 6 कर दिए, और एक कोई और लाइन है 3x और तुमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करोगे तो मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो तीनों कंडीशन थी, ये भी इसका डेल्टा, मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका डेल्टा जीरो आ गया। ठीक है, डेल्टा जीरो आ गया और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये भी तीनों जीरो आ गए, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे तुम ये कमेंट नहीं कर सकते हो कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस देखो पैरेलल हैं,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2z है, यानी सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये वाला बन गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन की भी कहानी ऐसा होती है, पढ़ा होगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ऐसा हो जाता तो लाइंस पैरेलल होती। तो इसमें ऐसा है, इस वाले इन दोनों में, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट अब बोलेंगे नो सोल्यूशन, जबकि सारी चीजें हमारे हिसाब से थी। डेल्टा भी जीरो था, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये भी तीनों जीरो था, लेकिन फिर भी नो सोल्यूशन आया, इनकंसिस्टेंट हो गया ये। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ गई, ये तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये वाला था, ये भी कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस चीज को ध्यान से लिख लेना स्टार बना के, ठीक है, क्योंकि ये जो इसको कहीं तुम्हें देख के ही चेक करना पड़ेगा, ऐसे सोल्यूशन के हिसाब से तो वो आएगा कि डेल्टा भी जीरो होगा, बाकी सारी चीजें कहानी एकदम सेम मैच करेगी, लेकिन ये तुम्हें खुद सोच के इसको टिक करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले स्टार्टिंग में, ताकि तुमको समझ में आए। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, बस उसमें तुमसे पूछा गया है कि कैसे सॉल्यूशन होंगे, मतलब अगर होंगे तो इसमें जिसमें जितने भी हमने ऑप्शन लिखे हैं उनमें उसके हिसाब से कैसे सॉल्यूशंस होंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा कोफिशिएंट वाला होता है, x का पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरा भी 1 है और तीसरा भी 1 है। y का पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरा 3 है और तीसरा 2 है। z का कोफिशिएंट पहला 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 3 है, यानी ये आ गया डेल्टा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए तुम चाहो तो इसमें डिटरमिनेंट वाले जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से जो डेल्टा निकल के आएगा वो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देने आएगा 1 इंटू, ये आएगा 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 10 -10, यानी -1 आ जाएगा। -1 इंटू ये इधर से जाएगा 3 -5, यानी यहाँ -2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इधर 1, इधर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा इधर 2 और इधर -3, यानी इधर -1 आ जाएगा। तो इधर आ गया -1 माइनस माइनस यानी +2 और -1, ये -2 हो जाएगा, यानी 2 - 2 बराबर कितना आ गया 0। अब डेल्टा आ गया 0। ठीक है, डेल्टा 0 आ गया तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास, देखो ध्यान से। डेल्टा 0 आ गया यानी ये चीज, अगर ये है तो या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। उसके लिए कम से कम एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालेंगे, जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर मान लो एक भी नॉन जीरो नहीं हुए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स है तो एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट आएगा, तो 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, दूसरा 1, वाई वाले तो वैसे लिखे जाएंगे 3, 2, 1, 5 और 3। इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 9 और -10, यानी फिर से -1 आएगा, फिर -1 और इस बार यहाँ पे आ जाएगा 21 -20, हाँ फिर से आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ से ये गायब होगा, 14 -12, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया और यहाँ पे +2 आ गया, और ये क्या आ गया -2 + 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, जो कि डेल्टा एक्स से 2 आ गया।
ठीक है। अगर ये मेरा कैलकुलेशन सही है तो डेल्टा एक्स क्या आ गया है, नॉन जीरो। तो अब बाकी दो निकालने की जरूरत नहीं, कम से कम एक मिलना चाहिए, तो हमको मिल गया। तो इसमें कैसे सोल्यूशन आ जाएंगे, नो सोल्यूशन। ध्यान रखना, अगर ये मेरा कैलकुलेशन सही है तो एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर ये सही है मेरा कैलकुलेशन तो समझो इसमें कैसे सोल्यूशन आ जाएंगे, नो सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं थोड़ा सा उस टाइप क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से करना, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या पूछ रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जेईई मेंस का है। ठीक है, पूरा चीज नहीं लिख रहे हैं हम, मेन जो है बातें वो लिख दे रहे हैं हम। पहला बात ये है कि 3 इक्वेशन दी जाएंगी जो कि सर तुमको पता है, हमने लिख दे रहे हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन है। दूसरा है x माइनस वाई प्लस के जेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे के वे की वैल्यू ही पूछी जाती है हरदम। के वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना जरूरी है ताकि तुमको समझ में आए। पहला ऑप्शन है इसका ए, द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन इफ, पूरा नहीं लिख रहे हैं ऑप्शन, बस ये लिख दे रहे हैं यूनिक सोल्यूशन इफ, अगर ऐसा होगा तो। कैसा कि k की वैल्यू ना तो 2 हो और k की वैल्यू ना तो -2, तब यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। बी पार्ट, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी यही सेम चीज, यूनिक सोल्यूशन, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। इफ k इज इक्वल टू -2, यानी k बराबर -2 हो, बाकी कुछ हो या ना हो, तब भी यूनिक सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं सी पार्ट, इसमें बोला गया हैज यूनिक सोल्यूशन, फिर से k बराबर 2, और लास्ट में है डी पार्ट, सेम चीज है, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज सॉरी यूनिक नहीं, यहाँ पे है नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज कॉमन है सब में, नो सोल्यूशन इफ k बराबर 2। अब इन सब में हमको चेक करना कि कौन सा सही होगा। चलो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा। डेल्टा कैलकुलेट करते ही हमको समझ में आ जाएगा यूनिक वाला पोर्शन है या नहीं है, क्योंकि डेल्टा ही बताएगा हमको। लेकिन उसके लिए हम डेल्टा हमको पूरा मिलेगा ही नहीं, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। पहले डेल्टा कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट पहले में 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 0 है। y का कोफिशिएंट पहले में -2 है, दूसरे में -1 है और तीसरे में k है। z का कोफिशिएंट पहले में 0 है, दूसरे में k है और तीसरे में 4 है। इसको कैलकुलेट करते हैं ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, अब ये और ये गैप होगा तो यहाँ -4 आ जाएगा और -k² आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट करना आता ही होगा, माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k, -0 हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा फाइनल ये -k² और -4 + 2 यानी -2, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो k² बराबर -2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गया। चेक करो, 1 1 0 -2 -1 k और इधर 1 -2 सॉरी 0 k और 4, सही है, 0 k 4, यहाँ पे 1 आएगा, इधर होगा -4, इधर -k², पहला वाला सही है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये भी सही है। इसको इधर करिए, इधर आएगा 4 और इधर है, अच्छा यहाँ 4 आएगा यार। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 -0, अब सही है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 यानी -k² और +8 और -4 यानी +4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमको अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो दो कहानी है, एक तो डेल्टा 0 ना हो। अब डेल्टा 0 ना हो तो पहले हम चेक कर रहे हैं डेल्टा 0 कहाँ होगा, तो इसको 0 को बराबर करोगे तो k² बराबर 4 आ जाएगा,
यानी k की वैल्यू या तो 2 हो जाए या तो -2 हो जाए। अगर ये दोनों में होता है तो डेल्टा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो 3 में तो यही दिया गया है, 3 में सॉरी ये सही नहीं है, मतलब बता रहे हैं कि बोला गया है कि यूनिक सोल्यूशन होगा जब k की वैल्यू ये ना हो और k की वैल्यू -2 ना हो, तो इसी में हो सकता है। ठीक है, k बराबर -2 पे यूनिक सोल्यूशन नहीं है क्योंकि डेल्टा 0 हो जाएगा, और k बराबर 2 पर भी नहीं है क्योंकि उस पे भी डेल्टा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि यूनिक सोल्यूशन इसमें भी था, है ना, यहाँ यूनिक सोल्यूशन लिखा था, तो ये दोनों गलत हो गए। अब या तो पहला सही हो सकता है या तो लास्ट वाला सही हो सकता है। अच्छा, लास्ट वाला भी नहीं सही होगा क्योंकि नो सोल्यूशन तो आएगा ही नहीं। नो सोल्यूशन कब आता है, जब डेल्टा 0 होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर हमारा कैलकुलेशन सही होगा तभी आंसर सही आएंगे, मतलब अगर कहीं मान लो बीच में गड़बड़ होगा तुम लोग ये चेक कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, दूसरा करते हैं इसी टाइप का, वो भी जेईई मेंस का ही है। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, चलो एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा यार हमको, है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन वाला सीरीज ना अलग से ही बना लेंगे, ये अभी सिर्फ हमने थ्योरी वाला पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज अलग से ही बना लेंगे, ये जिसको जिसको खाली थ्योरी पढ़ना हो खाली थ्योरी पढ़ लेना, क्वेश्चंस के लिए हम अलग ही कर लेंगे उसका सीरीज। ठीक है बच्चों, चलो यहीं तक रखते हैं इसको, अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।